नमस्कार मित्रों, मैं सच्चिदानंद मिश्र। कुछ पारिवारिक कारण से मैं आप लोगों के समक्ष इस बीच उपस्थित नहीं हो सका। आज फिर से एक बार मैं आपके समक्ष हूँ। स्वागत है आपका हमारा हिमालिनी टीवी यूट्यूब चैनल में। हमारा हिमालिनी का नेटवर्क जिसमें कि हम यूट्यूब चलाते हैं। आज मैं फिर एक समस्या को लेकर जो छिपी हुई है और आपके समक्ष नहीं है उसको मैं ला रहा हूँ। बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव यह रिपोर्ट है, हमने तैयार किया है। आपको जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेपाल में पूर्व में यानी कि जनकपुर और विराटनगर के बीच में कमला नदी है और कमला नदी का महत्व नेपाल ही नहीं भारत में भी बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि भारत और नेपाल दोनों से लाखों तीर्थयात्री आते हैं और कमला में स्नान करते हैं, अपना विधि विधान सहित जो होता है। और वार्षिक रूप से कमला में मेला भी लगता है और लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। और इसमें कमला में नहाने का मतलब लोग समझते हैं कि गंगा में स्नान किए हैं। जिस तरह गंगा को माँ कहा जाता है उसी तरह यहाँ पर कमला को भी माँ कहा गया है और वहाँ के लोग मानते हैं। मैं आपको बता दूं, इस बीच जो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक जगह है उस पर भी वक्र दृष्टि लग गई है। यह किसी का नहीं, दूसरे देश का नहीं, यह हमारे ही पड़ोसी देश चाइना की वक्र दृष्टि उस हमारी संस्कृति पर लग गई है और वह अब संस्कृति को तहस नहस करने पर लग गई है। मित्रों, मैं आज इसी पर एक रिपोर्ट आपके समक्ष देने जा रहा हूं। कल हमने हिमालय में भी निकाला है कि ड्रैगन के चंगुल में कमला नदी। तो आइए आज हम इस पर कमला नदी के अस्तित्व पर मंडराता खतरा उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसकी केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, ये देखिए इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी इससे सिंचाई की जो व्यवस्था है उसमें लगभग 50-60 हजार हेक्टेयर भूमि भारत में भी और नेपाल में भी सिंचाई होती है और लोग अन्न उपार्जन करते हैं। लोगों का इसीलिए अन्नपूर्णा माता के रूप में इसको माना जाता है। तो हमारे साथ कुछ जो रिपोर्ट आई है तो हमने इस पर एक टीम गठन किया हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में, जो कि एक बहुत ही बड़े पत्रकार हैं और वरिष्ठतम पत्रकार में से आते हैं श्री ललित झा। उनके अंदर हम लोग संस्कृति संवर्धन केंद्र एक गठन किया है जिसमें नेपाल और भारत दोनों देश के लोग हैं। और उसी ललित झा की यह टीम ने जो हिमालय के लिए एक अच्छा शोध का भी काम किया है, तो हिमालय की यह टीम वहाँ से एक रिपोर्ट प्राप्त की है, जिस रिपोर्ट को कल हमने अपना ऑनलाइन हिमालय ऑनलाइन पर रखा है। आज मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए, यह साजिश कैसी है? साजिश चाइना की क्या है कि पहले तो वह मधेसी को मिलाया और अब मधेश को कब्जा करना चाह रहा है, मधेश को तहस नहस करना चाह रहा है। तो महोदय, मैं बता दूं आपको, हिमालय को जो गोपनीय दस्तावेज प्राप्त हुआ है उस दस्तावेज के अनुसार प्रदेश नंबर 2 की सरकार और उसके उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्री द्वारा
यह काम किया गया है। मित्रों, यह मंत्री द्वारा वहां पर एक निर्णय किया गया, जिस निर्णय के अंतर्गत चीन की एक निर्माण कंपनी है, चाइना रेलवे एंड इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड, उससे वहां की जमीन लीज पर दे दिया गया है। और लीज पर देने का मतलब क्या है कि वह अब वहां पर कुछ उत्खनन का काम करेगा। तो ये चाइना रेलवे इंजीनियरिंग ग्रुप जो है सो वहां पर आज से नहीं, ये गुप्त रूप से पिछले कई सालों से इसके वैज्ञानिक और इसके कार्यकर्ता वहां पर शोध कार्य कर रहे थे, और शोध करके इन्होंने मंत्री को मिलाया और मंत्री को मिलाकर यह निर्णय लिया है। यह जगह मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरे पास कुछ कागजात भी मौजूद हैं कि लहान सिरहा के डिवीजन वन कार्यालय को निर्देशन दिया गया है इसमें, और उस अनुसार सिरहा जिला के करजनहा नगर पालिका वार्ड संख्या 1 स्थित ब्लॉक नंबर 1 में नंद बाबा सामुदायिक वन क्षेत्र के विशाल भूखंड को, जो कमला नदी का हिस्सा है और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उस जगह को गुप्त रूप से चाइनीज कंपनी को नदीजन्य पदार्थ का भंडारण, उत्खनन एवं और भी प्रयोजन के लिए उसको अनुमति दे दिया गया है। और यह केवल एक मंत्री के इशारे पर हुआ है, मंत्री स्तरीय निर्णय है यह। अब आपको मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूं कि आखिर इसके पीछे कैसे लोग लगे। तो ये चाइनीज कंपनी वहां पर कमला नदी पर सप्तरी के कंचनपुर से लेकर कमला पुल तक करीब करीब 87 किलोमीटर 4 लाइन रोड निर्माण हो रहा है, वो चीन के द्वारा ही किया गया है। यानी कि चीन कैसे अब तराई में मधेश में घुस रही है उसका यह उदाहरण है। तो सड़क निर्माण कार्य कर रहा है, वहीं पर उसी के बहाने उन्होंने अपना वैज्ञानिक को बुलाया, शोधकर्ता को बुलाया, और ये कमला नदी पर इसका नजर गया। मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कमला नदी ही क्यों चुना गया इसको, और ये भी उत्खनन और भंडारण केंद्र के रूप में, जो कमला नदी सांस्कृतिक क्षेत्र है और उसको इसके लिए तब्दील कर दिया गया है। अब वहाँ के बहुत करजनहा के चारों ओर के लोग अब बता रहे हैं कि भाई इससे तो उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी और लोगों में कल पानी का दिक्कत होगा, अन्न उपार्जन में दिक्कत होगा, तो अब तो वहाँ पर हाहाकार मच जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? और ये मिथिला के क्षेत्रों में जो भूमिकरण हुआ है और जो वहाँ का अन्न भंडार है उसको तहस नहस करने का एक उपाय यहाँ किया गया है। महोदय, इस पर कोई भी बात विचार नहीं किया गया मंत्रालय से, लेकिन यह चुपचाप निर्णय कर दिया गया। आपको हम बता दें कि खुद चीन से जुड़े हुए कर्मचारी ही कुछ बात को लिख किए हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों में से भी कुछ लोगों को मिलाकर कुछ वहाँ खर्च कर करके और तब उसने यह क्षेत्र को चुना है। काफी दिनों से यह बात चल रही थी। आपको अब इस लोगों का कहना क्या है कि यह इसलिए किया गया है कि वहाँ पर दो ठो है। एक तो आज वहाँ एक बैरेज बन रहा है और उस बैरेज का उद्घाटन हम समझते हैं हो गया होगा। आज ही बिहार के मुख्यमंत्री आने वाले थे, जो कि 4 से 6 करोड़ रुपए की लागत से ये बैरेज बन रहा है, आप देख सकते हैं। और उस बैरेज का आज जो है उद्घाटन होगा, तो उस पर ये चाइना की दृष्टि है कि यह
बैरेज को हम पानी से रोकें या इसका कोई दूसरा उपयोग करें। और दूसरा इसमें और भी उपाय है। जो करजन्हा आखिर ये क्यों चुना, करजन्हा ही क्यों लिया गया, तो आपको बता दें कि ये बहुत अच्छा जगह है जो कि 4 जिला का जंक्शन है, यानी कि सिरहा, धोनखा, सिंधली और उदयपुर। यहाँ चारों जिला के लोगों के लिए यह बहुत ही नज़दीक है। ये इवन सप्तरी वालों के लिए भी बहुत ही नज़दीक है और इस यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आपको एक तो वो था, दूसरा यह है कि ये इस क्षेत्र को लेकर निकटतम पड़ोसी राष्ट्र भारत में उसका दरभंगा का एरियल डिस्टेंस मैं समझता हूं कि 15 किलोमीटर ही होगा। और दरभंगा में बहुत बड़ा एयरफोर्स और वहाँ के आर्मी मिलिट्री के कैंटोनमेंट है और मेन निशाना इसको दरभंगा कैंटोनमेंट पर है। यानी कि दरभंगा पर कुछ भी अगर यह यहाँ एक राडार रख देता है करजन्हा में, तो उस राडार से समूचा दरभंगा और उस एरिया का जीपीएस सिस्टम ब्लॉक किया जा सकता है। और यह चाइना के लिए आसान बात है। इसका चाइनीज कुरफाती तो आप देख सकते हैं, जैसे क्या किया ब्रह्मपुत्र में आपने उधर लगा दिया है, बैरेज बना लिया है, पानी सब रोक कर रखता है और जब भारत में जरूरत नहीं है तब वहां पर पानी छोड़ देता है, जिससे पूरा अरुणाचल ध्वस्त हो गया है। वहां पर देख सकते हैं ठीक वही चीज यहां पर कर रहा है। इसको ये दिखाने के लिए कि हम उत्खनन करेंगे तो इसमें से सोना, चांदी, जवाहरात मिलेगा, अगर वो भी मिलेगा तो वो चाइना ले जाएगा, नहीं भी मिला तो इस उत्खनन से उस एरिया कमला का जो धार्मिक महत्व है, जो धार्मिक स्थिति है, उसको यह बर्बाद कर देगा, वहां से हटा देगा। जबकि आपको बता दें करजन्हा से ही सटा हुआ कुछ दूर पर बहुत सारा जगह है जहां की दिया जा सकता था और बहुत सारे जगह, लेकिन वहां पर इन लोगों का ध्यान नहीं गया। ये केवल चाइनीज इशारे पर, और चाइनीज को वही जगह चाहिए था, इसलिए इसने वहां पर यह काम किया है। तो आप देखिए इससे निशाना इसका कहाँ है। इसका निशाना मुख्य रूप से दरभंगा एयरपोर्ट है और दरभंगा और भारत एयरपोर्ट है। नेपाल में तो क्या करेगा, नेपाल को तो और ये गरीब का गरीब बनाकर चला जाएगा। आपको बता दें कि पहले चाइना ने यहाँ के भाषा पर आक्रमण किया। आज चाइनीज इशारे पर नेपाल से हिंदी को हटाया जा रहा है, हिंदी को विदेशी भाषा कहा जा रहा है और हर स्कूल में चाइनीज भाषा वो मुफ्त में अपना शिक्षक देकर उपलब्ध करा रहा है। और भाषा जब खत्म हो गया, लोग उसकी भाषा पढ़ रहे हैं, तो अब इसका धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र पर यह प्रहार कर रहा है और ये कमला नदी के बहाने इसको धार्मिक रूप से खत्म कर दें और इसमें मधेसी को मिलाकर और तब जो है सो ये भारत को निशाना बनाना चाह रहा है। महोदय, मैं चीन हमारा नेपाल का पड़ोसी राष्ट्र है, लेकिन मैं जब भारत की बात करता हूं, आप समझ ले, तो उस भारत से जहां के मधेसियों को उससे खून का रिश्ता है, चाइना से खून का रिश्ता नहीं है, इवन काठमांडू से खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दरभंगा से हमारा ब्लड रिलेशन है। हमारे माँ बहन बेटा बेटी सभी उधर रहते हैं। हम इस दृष्टिकोण से इसको महत्वपूर्ण देख रहे हैं। मैं इसकी और भी जानकारी दूंगा, मेरे पास और भी एपिसोड में इसको लेकर आऊंगा, लेकिन मैं यह यहाँ बताना चाहता हूं कि मैं उस चीन की बात कर रहा हूं, पड़ोसी राष्ट्र की नहीं, उस चीन की बात कर रहा हूं जहां डोकलाम में आपको मालूम ही होगा, जो वहां के मिलिट्री कर्नल एक गए थे समझौता करने, समझाने, लेकिन क्या किया, उसको काट कर वहीं पर मार दिया।
बाद में जो स्थिति हुई वो आपके समक्ष है। जो 22 ठो मिलिट्री को और घर घर में भेज दिया गया, बिहार में आया, उत्तर प्रदेश में गया, जहां की वो जो मर कर आया है वहां से वो हमारे संबंधित है, नेपाल के संबंधित है। मैं इस दृष्टिकोण से इसको कह रहा हूं। अब देखना यह है जो नेपाल सरकार इसको किस रूप से बढ़ाती है, किस रूप से आगे ले जाती है। इवन हम लोगों को इंतजार है कि भारत के तरफ से, भारत के जो संस्था इस पर देख रही है और उसका जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके तरफ से क्या हो रहा है। फिलहाल अभी तक किसी तरफ से, किसी ओर से इस पर नहीं लिया गया है, कोई भी नजर नहीं दिया गया है। और ये आम जनता के लिए बहुत चिंता की विषय है। वहाँ जो रह रहे हैं उनके अंदर डर आ गया है। जो आखिर चाइनीज यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, वो तो वैसे नहीं आएगा। और आपको हम बता दें ये निर्णय कहाँ हुआ, ये निर्णय हुआ केवल एक मंत्री, मुझे अब उसका भी है मेरे पास, वन उद्योग पर्यटन मंत्री थे, हालांकि अब नहीं है वो, लेकिन उन्होंने निर्णय कराकर एक कर्मचारी से इसका पत्राचार करवाया है। मेरे पास उसका पत्राचार का है और वो मैं बता दूं। आज वो मंत्री अगर कहा जाए तो उस समय मैं समझता हूं कि राम नरेश राय जी मंत्री थे। और ये मंत्री कहां पर समझौता किए, तो वही सीता शरण होटल में ये चाइनीज दलाल, ये दलाल जो उस एरिया में घूम रहे हैं वहां पर भी है, करजना क्षेत्र में घूम रहा है और वहां पर बहुत सारे फैक्ट्री हैं और वो फैक्ट्री चलाने वाले को भी इसमें इंटरेस्ट है। और हर जगह लेन देन का काम किया गया है, नीचे स्तर पर भी, वार्ड से लेकर गांव से लेकर ऊपर, ये दलालों के बीच में ये किया गया है। अचानक उसमें 1.5-2 घंटा की बैठक होती है सीता शरण होटल में मंत्री और इनके बीच। अब फिर आते हैं और मंत्रालय से ये निर्णय हो जाता है। लोगों के बीच में इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र देने के लिए कहीं पर कोई चर्चा नहीं। और प्रदेश नंबर 2 आखिर किस हिसाब से यह निर्णय लिया, और इस पर न प्रदेश की दृष्टि है और न ही संघीय सरकार की दृष्टि है। अभी अगर कहा जाए तो भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया हो रही है, हम उसकी भी प्रतीक्षा में है कि एक और वहीं हम ट्रेन चलाने के लिए व्याकुल हैं कि हमारा ट्रेन क्यों नहीं चल रहा है, और वहीं उस ट्रेन चलाकर क्या होगा जब यहाँ पर सटा हुआ जगह पर चाइना घुस गया है, अपना झमारा बना लिया है वहाँ पर और वो अपना काम शुरू कर दिया है। आज यह सांस्कृतिक क्षेत्र की अगर हम रक्षा नहीं करते हैं तो कल के लिए महोदय ये डोकलाम नहीं, डोकलाम से भी खतरा यहाँ हो सकता है। इसलिए जरूरी है हमें सतर्क रहने की। और अभी अगर हम सतर्क नहीं होते हैं तो ये पूरा क्षेत्र चाइना के कब्जा में चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, मैं आज इसको जस्ट एक एपिसोड के रूप में आप लोगों के समक्ष रखा हूं, जो कि यह शुरुआती है और इसका और भी हमारे पास है, जिसको लेकर मैं धीरे धीरे आपके पास दूसरा तीसरा एपिसोड में इसको रखूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इस पर सरकार, हमारी सरकार और भारत की सरकार किस तरह काम करती है। तो आपने मेरा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हम फिर मिलेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कोविड समाप्त नहीं हुआ है, कोविड खौफनाक रूप से है ही। मैं भी 2 इंजेक्शन ले चुका था, लेकिन उसके बाद ही कोविड का शिकार हो गया। जस्ट अभी फ्री हुआ हूं कुछ दिन पहले। इसलिए अगर आप कोविड का वैक्सीन अगर नहीं लिए हैं तो आज ही जाकर आप वैक्सीन लीजिए। धन्यवाद।